हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम रिलीफ चैप्टर का बाकी का पोर्शन पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट वी गोइंग टू सी व्हाट आर वेटलैंड्स। वेटलैंड्स बेसिकली खादर बेल्ट में, अब खादर जो रीजन है आपको पता ही है, वो जो है वहाँ पे फ्लड हर साल आती है और न्यू एलुवियम डिपॉजिट्स वहाँ पे होती है, राइट। सो वेटलैंड्स ऐसे एरिया है खादर बेल्ट में जहाँ पे फ्लडिंग तो होती है, बट वहाँ पे जो है डिस्पाइट ऑफ फ्लड कमिंग देयर और फ्लड ऑकरिंग देयर, वहाँ पे एग्रीकल्चर अवेलेबल होता है, ठीक है। जो एग्रीकल्चर है वो वहाँ पे आपको मिलेगा खादर बेल्ट पे, ऑल्दो वहाँ पे फ्लडिंग होती है बट यू विल स्टिल गेट एग्रीकल्चर देयर, ठीक है। The northern part of this plain adjoining the Shivalik hills have been intensively eroded by numerous streams called chos. कौन से प्लेन की बात हो रही है? इस वाली प्लेन की बात। पंजाब हरियाणा प्लेन जो है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो कि शिवालिक हिल्स के एडजॉइनिंग पार्ट पे है, वहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे वाटर के स्ट्रीम्स हैं जो उसको इरोड करते रहते हैं, वहाँ के सॉइल को वहाँ से इरोड करते हैं। और वो जो स्ट्रीम्स है जो वहाँ के सॉइल को वहाँ से इरोड करते हैं उसका नाम है चोस, ठीक है। दिस हैज़ लेड टू एनॉर्मस गलिंग। गलिंग मतलब वही जो इरोजन होता है मतलब सॉइल का, उसको ही हम गलिंग कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर वो एक गली क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप कोई भी वाटर बॉडी आ रही है और वहाँ पे अगर सॉइल है एक्यूमुलेटेड, अब वहाँ से सॉइल को हटा रही है तो गली तो क्रिएट करेगी ना। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे सॉइल एक्यूमुलेटेड है, ठीक है, और यहाँ से कोई स्ट्रीम ऐसे करके पानी का जो वाटर बॉडी है वो ऐसे आ रहा है, राइट, ऐसे करके जा रहा है, तो बार बार यहाँ जाएगा और यहाँ का मिट्टी को इरोड कर रहा है, मिट्टी यहाँ से हटा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक तरीके से गली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, बीच वाले पोर्शन में। जस्ट अ सेकेंड। अब जैसे आपने ये यहाँ पे आपने वो देखा, यहाँ पे आपका सॉइल है, तो बीच में से जो है गली क्रिएट होगी यहाँ से, क्योंकि बार बार इरोड कर रहे हैं तो बीच में गली क्रिएट हो जाएगी। सो वही चीज़ है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीम्स है जो गली क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम ही है चोस, ठीक है। द गंगा प्लेन। गंगा प्लेन आपको यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल यहाँ पे मिलेगा। द डेल्टाइक पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। तो जो डेल्टा पार्ट है गंगा प्लेन का वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में आपको मिलेगा। गंगा प्लेन आपको यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल हर जगह पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर यू विल सी दिस प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक द यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी एट्सेट्रा। कैसे बना है, कैसे ये प्लेन की फॉर्मेशन हुई है? गंगा के डिपोजिशनल वर्क के थ्रू इस प्लेन की फॉर्मेशन हुई है। नॉट जस्ट गंगा बट ऑल्सो उसके ट्रिब्यूटरीज जैसे कि यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, इन सब से भी हुआ है, ठीक है। ये जो गंगा प्लेन है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अपर गंगा प्लेन कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ कंपैरेटिवली हायर गंगा यमुना दोअब, ठीक है। अब जो है वेस्टर्न पार्ट, अब ये सारे, अब मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस चैप्टर में आपको मोस्टली जो है फैक्चुअल डिटेल से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अपर गंगा प्लेन कंप्राइजेज ऑफ कंपैरेटिवली हायर गंगा यमुना दोअब। तो दोअब क्या होता है? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दोअब। तो दोअब का मतलब होता है दो अब ए बी का मतलब होता है रिवर्स, दो का मतलब तो आपको पता है ये दो। तो ये दोअब एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक ऐसा लैंड है जहाँ पे दो रिवर्स कन्वर्ज करते हैं। तो गंगा यमुना दोअब मतलब गंगा और यमुना दोअब रिवर्स जहाँ पे कन्वर्ज करते हैं, वो जो लैंड एरिया है उसको ही हम दोअब कहते हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, ब्रह्मपुत्र मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन कहाँ पे है, कहाँ लाई करती है, कौन से एरिया में, कितने डिस्टेंस तक वो जाती है, ये आपको याद करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन लर्न इट। खोल्स क्या होते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट अ सेकेंड। खोल्स क्या होते हैं ये, ठीक है। और भूर क्या होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो होल का मतलब क्या है? होल का मतलब आप ऐसा देखना कि जो रिवर्स होते हैं, जो भी वाटर बॉडीज़ होते हैं, उसके आसपास ना बहुत लो लाइंग एरियाज है, थोड़े से डिप्रेशन वाले एरियाज है, गड्ढे टाइप के आप कह सकते हो, जहाँ पे आपको मोस्टली वाटर लॉगिंग हो सकती है। अगर बारिश हुई तो वो पानी वहाँ जम जाता है एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसको होल कहते हैं, ठीक है। और वही जो भुर है, भुर बैरन ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड है,
जहाँ पे आपको इतनी वेजिटेशन नहीं दिखेगी, जो इतना फर्टाइल नहीं होता है, ये आपको मोस्टली रिवर बैंक्स के पास देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आप देखो ब्रह्मपुत्र प्लेन, दिस इज ऑल्सो नोन एज द असम प्लेन। अब किस प्लेन को हम असम प्लेन भी कहते हैं, वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन। Why? Because it is located in Assam and this extends for a distance of about 640 kilometers from Dhubri to Sadia. Its width varies from 90 to 100 kilometers. The entire plain has been formed by the Brahmaputra and its tributaries. सिर्फ फैक्चुअल डिटेल्स है और कुछ नहीं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेन क्या क्या है। पहली बात तो यहाँ पे पहले तो आप ये देख लो कि प्लेन बना किस किस चीज़ से है, प्लेन में मिलता क्या क्या चीज़ है, बना नहीं एक्चुअली मिलता क्या क्या है आपको प्लेन एरिया में, उसी से आपको उसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा हो जाएगा। तो प्लेन बेसिकली फ्लैट सरफेस होती है, एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको पेरिनियल रिवर्स देखने को मिलेंगे और क्लाइमेट यहाँ का बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो आप खुद ही आप फिगर आउट कर लो कि क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। अभी इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, है ना, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकती है। पहला तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, अर्बनाइजेशन हो सकता है। दूसरा यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल पाया जाता है, एलुवियल प्लेन्स यहाँ पे हैं, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होगा। आप इंडो गैंजेटिक प्लेन देख लो, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए देख लो, इंडिया के बाहर भी आप देख लो, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है। ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो, फ्लैट सरफेस है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी, तो यहाँ पे सिटीज़ की ग्रोथ भी हो सकती है, पॉपुलेशन भी अच्छा खासा यहाँ पे बैठ सकता है। एक सिविलाइजेशन, जैसे पुराने ज़माने में सिविलाइजेशन जो थी वो मोस्टली प्लेन एरिया में ही होती थी, तो यहाँ पे एक सिटी का फॉर्मेशन भी अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन सेटलमेंट बेसिकली आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड भी अच्छे से हो जाएंगे। क्योंकि अब आप ये सोचो कि आप माउंटेन्स में जा रहे हो, वहाँ पे आप ट्रेड कर पाओगे, वहाँ पे आप रोड बना पाओगे, वहाँ पे आप रेलवेज कंस्ट्रक्ट कर पाओगे? नहीं, राइट। एयरपोर्ट्स भी वहाँ आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, हिली एरिया है, राइट। बट प्लेन एक फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पे आप रेलवेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, रोड्स बना सकते हो, एयरपोर्ट्स बना सकते हो, जिससे कि ट्रैवल भी अच्छे से ईजिली हो जाएगा, ट्रेड भी अच्छा से एनहांस होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से हो जाएगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लोग ट्रैवल कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगा अगर ट्रेड अच्छा हो गया तो। क्लाइमेट अच्छी होती है यहाँ की, तो हैबिटेट भी यहाँ का अच्छा ही होगा, एनिमल और प्लांट लाइफ जो है वो बहुत अच्छा होगा, पूरा इकोसिस्टम बहुत डाइवर्स होगा, अच्छा होगा, ग्रासलैंड से लेके फॉरेस्ट तक सब कुछ होगा, है ना। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पे अगर हम और बात करें तो ऐसा हो सकता है कि जैसे फार्मिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से हो सकती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे से हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सकती है, जिसके कारण जो है फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स सब कुछ अच्छे से होगा। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक बूस्ट तो मिलेगा ही, है कि नहीं। कमिंग टू पेनिनसुलर प्लेटू, तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो एक इरेगुलर ट्रायंगल है whose base lies between Delhi Ridge and the Rajmahal Hills and its apex मतलब जो टॉप होता है, द टॉप मोस्ट पार्ट, वो कन्याकुमारी, दैट इज फॉर्म्ड बाय कन्याकुमारी। दिस इज द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया whose general elevation is 600 to 900 meters। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो है इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास है, जिसका हाइट जो है 600 से 900 मीटर्स तक है। ठीक है, और पेनिनसुलर प्लेटू ट्रायंगल शेप के होते हैं और इट इज सराउंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल 3 साइड्स। तो पेनिनसुलर के तीनों साइड पे हिल्स है, अरावलीज, विंध्याचल, राजमहल हिल, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स रिस्पेक्टिवली। इसके ईस्टर्न साइड में आपको ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे और वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे। जो ये ग्रेट प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मलवा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू और छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, मालवा प्लेटू, सो मालवा प्लेटू भी एक ट्रायंगुलर पोर्शन है जो कि नर्मदा और तापी रिवर के नॉर्थ वेस्ट और विंध्याचल रेंज के भी नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। एंड यू नो इट इज़ composed ऑफ हार्ड रॉक्स लाइक ग्रेनाइट एंड इज जनरली 8 meters above sea level। यहाँ पे आपको ग्रेनाइट जैसे हार्ड रॉक्स मिलेंगे और ये सी लेवल के 800 meters ऊपर है। Its normal slope is towards northeast, as a result of which the Chambal and Betwa rivers flowing through this part of this plateau join the Yamuna river। ठीक है, इसका जो स्लोप है, नॉर्मल स्लोप है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से जो चंबल और बेतवा रिवर्स हैं वो इस प्लेटू के थ्रू रन करके यमुना रिवर में जाके जॉइन करते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं जाके।
चंबल रिवर हैज़ कट डीप रेवाइंस एंड गलीज एंड द एरिया इज़ यूजुअली टर्म्ड एज बैडलैंड। ठीक है, बैडलैंड बेसिकली जब गलीज फॉर्म हो जाते हैं या रावाइंस फॉर्म हो जाते हैं, जब एक डीप पोर्शन फॉर्म हो जाता है, जब एक सॉइल को एक रिवर आके कट करती है एंड देन गलीज फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उस एरिया को बेसिकली बैडलैंड कहते हैं और चंबल रिवर ने ये काम यहाँ पे किया हुआ है। एंड दिस पोर्शन मालवा प्लेटू जो है वो दिस इज़ नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन, यहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हो सकती है। एंड द फर्दर एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेटू आर दी बुंदेलखंड, रुहेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, Aravallis, the western and northwestern flank of this plateau is occupied by the Aravallis relict mountain range, much denuded and forming discontinuous ridge। तो आपको इसके वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न फ्लैंक, मतलब जो मालवा प्लेटू का नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे आपको अरावलीज मिलेंगे। ठीक है, प्लस आपको अरावली रेंज के वेस्ट में बारखंस देखने को मिलेंगे। बारखंस बेसिकली क्रिशन शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं, इस टाइप के सैंड ड्यून्स होंगे। तो जब हवा चलती है तो जो सैंड का लेयर्स है, मान लो हवा आ रही है तो इसे कट कर देती है, जिसके कारण ये जो सैंड का लेयर है ये इस शेप का हो जाता है, इस शेप का, क्रिशन शेप। ठीक है, जिस शेप का मून होता है उस शेप का हो जाता है, तो उसे बारखंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डेक्कन प्लेटू, जो कि एक लार्ज और एलिवेटेड एरिया है और ये प्लेटू भी ट्रायंगुलर शेप में है। आपको ये साउदर्न इंडिया प्लस सेंट्रल और साउदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में देखने को मिलेंगे। ठीक है, साउदर्न और सेंट्रल पार्ट्स में आपको मोस्टली ये देखने को मिलेंगे। इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स है और नॉर्थ में सतपुरा रेंज है। यहाँ पे आपको रिच वॉल्केनिक सॉइल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई है। ठीक है, प्लस आपको यहाँ पे एरिड टू सेमी एरिड क्लाइमेट देखने को मिलेगा, मतलब एकदम ड्राई, जो बारिश यहाँ पे बहुत कम होती है। ठीक है, फ्लैट टेरेन है यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट वॉल्केनिक एक्टिविटी हो चुकी है, इसलिए यहाँ का जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल वाइज और सूटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। अब मिनरल्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं यहाँ पे, जिसके कारण एग्रीकल्चर वाइज भी बहुत सूटेबल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे रिवर्स का ओरिजिनेशन मिलेगा, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एट्सेट्रा। यहाँ पे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वाइल्ड लाइफ सब कुछ है, जिसके कारण बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम है। ठीक है, कल्चरल वाइज भी कल्चरल सिग्निफिकेंस वाइज भी बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, अच्छी जगह है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे एंशिएंट एम्पायर्स और सिविलाइजेशंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि मराठा, चालुक्य, विजयनगारा एम्पायर्स, ये सब देखने को यहाँ पे मिलेंगे। टॉकिंग अबाउट द छोटा नागपुर प्लेटू, तो ये एक ऐसा प्लेटू है जो कि ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मिनरल वाइज काफ़ी रिच एरिया है, रोलिंग टेरेन है। आपको यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन एरा के रॉक्स देखने को मिलेंगे, कोल, आयरन और बॉक्साइड, मिका, ये सारे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसे मिनरल हार्टलैंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। कोल्ड रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको हिल्स और वैलीज़ देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स भी हैं, जैसे कि दामोदर, सुवर्णरेखा, कोयल, ये सब। इकोनॉमिकल वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो कि माइनिंग और मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, ये सब भी यहाँ से काफ़ी मिनरल्स लेते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस वाइज, उसके अकॉर्डिंग भी। आपको ना दामोदर रिवर के नॉर्थ में आपको हज़ारीबाग प्लेटू देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको पैट्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि एक फ्लैट टॉप्ड हिल रॉक्स होते हैं, छोटे होते हैं और थोड़े से रेज्ड प्लेटूज़ होते हैं, उठे हुए प्लेटूज़, जो जिसका टॉप जो है, उसका टॉप पोर्शन ऐसे पॉइंटेड नहीं होता, जैसे ट्रायंगुलर प्लेटूज़ होते हैं ना मोस्टली, ऐसे इस टाइप के होते हैं प्लेटूज़ मोस्टली। तो ये जो टॉप होता है वो पॉइंटेड होता है, बट इसका टॉप पॉइंटेड नहीं, फ्लैट होता है। ठीक है, पैट्स का ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको ना छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में ही मोस्टली देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद वील सी वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। अगेन वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स जो है, मैं आपको डिफरेंस वाला जो वो है ना उसके थ्रू पढ़ाऊँगी, बिकॉज वो आपका मेजर पोर्शन कवर कर देता है। अगेन बिफोर मूविंग टू दैट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आप हाइट और लोकेशन, ये कहाँ पे क्या लोकेटेड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्रॉस सेक्शन है पेनिनसुलर प्लेटू का, और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स जो है वो वेस्टर्न कोस्ट में आपको मिलेंगे। इट रन्स पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल ही चलता है ये। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, फ्रॉम तापी रिवर टू कन्याकुमारी, तापी रिवर से लेकर कन्याकुमारी तक ये चलता है।
ईस्टर्न घाट्स नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पैरेलली चलती है ईस्टर्न कोस्ट के, और उड़ीसा से नीलगिरी हिल्स तक आपको ये देखने को मिलेगी। वेस्टर्न घाट्स की एवरेज एलिवेशन कितनी है 900 to 1100 मीटर्स अबव सी लेवल, और इसकी कितनी है ईस्टर्न घाट्स की 600 मीटर्स अबव सी लेवल। ठीक है, विड्थ कितनी है 50 to 80 किलोमीटर वेस्टर्न घाट्स की और 100 to 200 किलोमीटर ईस्टर्न घाट्स की। ये एक वेस्टर्न घाट्स जो है वो एक कंटिन्यूस वॉल की तरह खड़ा रहता है एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली, सिर्फ पासेस के थ्रू ही ये क्रॉस किया जा सकता है। अब पास का मतलब ये नहीं है कि कोई पास आपको दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड रहता है जिसको पास दिखा के एंट्री, नहीं, वो नहीं। पास का मतलब है जब जो भी हिल या फिर माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन रेंज, उनके पास में ना एक गैप होता है, एक रूट होता है जहाँ के थ्रू आप पास कर सकते हो, बहुत ही पतला सा रूट होता है, तो उसे पास कहते हैं। ठीक है, और ईस्टर्न घाट जो है वो थोड़ा वाइड होता है। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स बाय लार्ज रिवर्स, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, विच हैव मेड देयर पैसेज थ्रू दिस रेंज अप टू द सी, तो पैसेज काफ़ी मतलब इतना टफ नहीं है, मतलब सिर्फ पासेस के थ्रू आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सेवरल पार्ट्स में डिवाइडेड है ये बाय लार्ज रिवर्स, तो इसीलिए यहाँ पे जो पैसेज है वो कंपैरेटिवली स्मूदर है। कंपैरेटिवली वेस्टर्न घाट्स में स्ट्रक्चरल यूनिट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में आपको स्ट्रक्चरल यूनिटी नहीं दिखेगी, मतलब जो भी स्ट्रक्चर है ना उसमें आपको एक यूनिटी दिखेगी। ठीक है, और इसमें ईस्टर्न घाट्स में वो नहीं दिखती है। वेस्टर्न घाट्स तो है जो है वो सोर्स ऑफ मैनी लार्ज रिवर्स है जो कि पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करती है, और ईस्टर्न घाट्स में कोई भी बड़ा ऐसा रिवर ओरिजिनेट नहीं करती है। वेस्टर्न घाट्स इज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द साउथ वेस्ट मानसून कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी एंड कॉजिंग हैवी रेनफॉल इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, and eastern Ghats almost parallel to the monsoons coming from Bay of Bengal and does not cause much rainfall। तो ईस्टर्न में इतना रेनफॉल नहीं होता है, यहाँ पे मानसून जो है वो बे ऑफ बंगाल से आते हैं। वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल काफ़ी होता है, हैवी रेनफॉल होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, और यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आते हैं फ्रॉम द अरेबियन सी। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू क्या है, तो वैरायटी ऑफ मिनरल्स, आपको बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, क्रोमियम, मीका, ये सब। फर्टाइल ब्लैक लावा सॉइल आपको दिखेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रोइंग कॉटन, और इट इज़ वेरी सूटेबल, पेनिनसुलर प्लेटू इज़ वेरी सूटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर, मिलेट्स, टोबैको, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, ये सब। ठीक है, और प्लस ये बहुत सारे वास्ट रिसोर्सेज या फिर लार्ज वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्रोवाइड करती है, प्लस बहुत सारे हिल रिजॉर्ट्स भी यहीं पे है। ऊटी हो गया, महाबलेश्वर हो गया, माउंट आबू हो गया, पंचमरई हो गया, कोदाईकनाल हो गया, ये सब यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस वे में। नाउ वील लुक एट द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन बेसिकली होता क्या है, ये एक फ्लैट लो लाइंग एरिया होती है, एक लैंड जो कोस्ट लाइन के एडजस्टेंट होती है। ठीक है, दे आर, और वो कैसे फॉर्म होती है, बेसिकली एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट, जैसे सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, जब ये डिपॉजिट होती है ना रिवर और ओशन करेंट्स के थ्रू, तो ओवर टाइम जो है ये फॉर्म करती है लो लाइंग एरिया ऑफ लैंड, जिसे कोस्टल प्लेन कहते हैं। ठीक है, नाउ विल लुक एट दी वेस्ट कोस्टल एंड ईस्ट कोस्टल प्लेन। वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है वो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी कोस्ट के बीच में है। ईस्ट कोस्टल प्लेन जो है वो बे ऑफ बंगाल की कोस्ट पे है। वेस्ट कोस्टल प्लेन एक नैरो प्लेन है जिसकी एवरेज विड्थ 64 किलोमीटर है, और ईस्ट कोस्टल प्लेन जो है वो ब्रॉडर प्लेन है जिसकी एवरेज विड्थ 80 to 100 किलोमीटर है। वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है यहाँ पे आपको डेल्टाज दिखेंगे। ठीक है, डेल्टाज वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है वहाँ पे आपको डेल्टाज नहीं दिखेंगे, दे कैन नॉट फॉर्म डेल्टाज। ठीक है, बट आपको ईस्ट कोस्टल प्लेन में डेल्टाज देखने को मिलेंगे, जैसे कि बिग रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है वो फॉर्म करती है। ठीक है, आपको बहुत सारे लगून्स देखने को मिलेंगे वेस्ट कोस्टल प्लेन में। आपको लगून्स कंपैरेटिवली लेस देखने को मिलेंगे ईस्ट कोस्टल प्लेन में। वेस्ट कोस्टल प्लेन में आपको इतनी पॉपुलेशन नहीं दिखेगी, ईस्ट कोस्टल प्लेन में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वेस्ट कोस्टल प्लेन जो है वो एक इंडिपेंडेंट कोस्ट है जहाँ पे बहुत सारे आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, बट ईस्टर्न प्लेन में आपको इतने पोर्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइलैंड्स जो है देर आर एज मेनी एज 572 आइलैंड्स। ठीक है, अंडमान निकोबार,
और ऑल्सो अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड स्ट्रेच्ड ऑलमोस्ट इन अ लाइन, और वहाँ पे 572 आइलैंड्स आपको आराम से देखने को मिलेंगे। कितने एरिया में एक्सटेंडेड है, 8249 स्क्वायर किलोमीटर में, और सम ऑफ द आइलैंड्स एक्सटेंड फ्रॉम 60 to 100 किलोमीटर फॉर्मिंग अ क्लस्टर साउथ ऑफ द अंडमान ग्रुप। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स में क्या डिफरेंस है? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड्स आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेंगे। अंडमान निकोबार में 572 आइलैंड्स है। इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी दिया हुआ है ना, वो आप याद कर सकते हो, नहीं भी करोगे दैट्स नॉट एन इशू, बट कितने आइलैंड्स है वो इम्पॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में 1 लाख आइलैंड्स है। अंडमान निकोबार हैज़ अ लार्जर साइज अप टू 8249 स्क्वायर किलोमीटर, 4.53 स्क्वायर किलोमीटर है लक्षद्वीप में। मिनिकॉय इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड यहाँ पे, और उसका भी जो एरिया है 4.53 स्क्वायर किलोमीटर है। लक्षद्वीप इज बेसिकली स्मॉलर इन साइज। ठीक है, आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में जो है एक टर्शियरी सैंडस्टोन देखने को मिलेगा, लाइमस्टोन देखने को मिलेगा, विच आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। लक्षद्वीप में आपको कोरल ओरिजिन का ये आइलैंड है, एंड यहाँ पे इट इज़ सराउंडेड बाय फ्रिंजिंग रीफ्स। हिली एरियाज़ आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेंगे। सैडल पीक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अंडमान विच इज़ 737 मीटर, और आपको लक्षद्वीप में इतने हिली चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, हिली एरियाज़ नहीं मिलेंगे। लो एलिवेशन है, और 5 मीटर से सी लेवल के ऊपर से ज़्यादा, मतलब सी लेवल के बस 5 मीटर ऊपर तक की चीज़ें ही मतलब देखने को मिलेंगी, कि बस 5 मीटर्स ही हाइट होती है अबव सी लेवल, उसके ऊपर का आपको कुछ वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। With this, we come to the end of this chapter. I hope you liked the video. If you did, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. अगर कोई भी डाउट है तो let me know in the comments below. And yes, till then, happy studying. Good luck.